everyone, welcome to Samriti Nursing Hub, your trusted learning partner for nursing education. Whether you are joining PSC post-basic nursing student or preparing for NCLEX NACET in ESIC, state nursing exams or other competitive exams, you have come to the right place. Here you will find easy to understand lectures, exam focused notes, clinical procedures, case studies, nursing chaplains, health education, cues, and practical tips to help you learn with confidence. If you are passionate about nursing, don't forget to subscribe, hit the bell icon, and join our Smriti Nursing Hub family. Together, let's learn, grow, and achieve success. One lesson at a time. Now, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी ड्रग के बारे में, जिसका नाम है मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे हम कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन के नाम से भी जानते हैं, एक सिंथेटिक एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन का। यह एक पावरफुल यूट्रोटोनिक ड्रग है। यूट्रोटोनिक का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। इस ड्रग का सबसे इम्पोर्टेंट यूज जो है वो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकना, यानी डिलीवरी के बाद होने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग, नॉर्मल से ज्यादा ब्लीडिंग जो मैटरनल डेथ का भी रीजन बन सकती है, उसको रोकना। जब ऑक्सीटोसिन और दूसरी फर्स्ट लाइन यूट्रोटोनिक ड्रग्स ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती, तब डॉक्टर लास्ट ऑप्शन इस ड्रग का रखते हैं। यह यूट्रस की मसल्स को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे यूट्रस की ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके अलावा सेकेंड ट्रिमेस्टर में जब प्रेगनेंसी को कोई कपल या कोई मदर अबॉर्ट करना चाहती है, तो उसमें भी यह मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपनी इफेक्टिवनेस की वजह से कार्बोप्रोस्ट को कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑब्स्ट्रक्टिव गाइडलाइंस में लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में रिकमेंड किया गया है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यह एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करके पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। यह कॉन्ट्रैक्शंस पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करती हैं और हेल्प करती हैं कि उसके अंदर जितनी भी एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह हो रही है यूट्रस के अंदर, उसको यह बंद कर पाए। सिंपल लैंग्वेज में अगर याद रखने के लिए देखें तो कार्बोप्रोस्ट एक स्ट्रॉन्ग यूट्रोटोनिक ड्रग है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है और यूट्रस के अंदर जितना भी मटेरियल है, भले वो प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, फीटस है, उन सबको बाहर निकालने में भी जो है ये मदद करती है। इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो जैसे कि हमने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में देखा, सबसे पहले तो यह पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन जो है यूट्रस के अंदर प्रोड्यूस करती है और ब्लीडिंग को ऑटोमेटिकली यह कम कर देती है। मैटरनल ब्लड लॉस को रिड्यूस करती है, जिससे कि मैटरनल डेथ का खतरा कम हो जाता है। यूट्राइन इन्वोल्यूशन को प्रमोट करती है, यानी डिलीवरी के बाद यूट्रस को नॉर्मल साइज में वापस लाने में जो है ये मदद करती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर, मतलब 3 या 4 मंथ्स के बाद, जब सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का स्टार्ट हो रहा है और उसमें अगर कोई कपल या कोई मदर चाहती है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पा रही है या उसकी जो बॉडी है वो अलाउड नहीं कर रही है, उसकी हेल्थ अलाउड नहीं कर रही है आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर अबॉर्शन करने में भी यह जो ड्रग है वो यूज की जाती है। इसके अगर जेनेरिक नेम की बात की जाए तो यह कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन के नाम से जानी जाती है और मार्केट में वैसे इसके अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं, जैसे कि हेमाबेट है, प्रोस्टेडिन है, और इंजेक्शन के रूप में अगर माना जाए तो कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन के रूप में यह जो ड्रग है वो पाई जाती है। इसके अगर जेनेरिक नेम की क्लासिफिकेशंस में देखें तो थेराप्यूटिक क्लास में यह यूट्रोटोनिक है और ऑक्सीटोसिक ड्रग है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो यह सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा एनालॉग से बिलोंग करती है। इसकी अगर अवेलेबल स्ट्रेंथ की बात की जाए, मतलब मार्केट में किस स्ट्रेंथ के अंदर, किस डोजेस के अंदर यह जो है अवेलेबल होती है, तो एक एम्पूल के अंदर 250 माइक्रोग्राम कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन जो है
अवेलेबल होता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो यह सबसे पहले तो यूट्रस की स्मूथ मसल्स को पर जाकर एक्ट करता है और उनको स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। यूट्रस की टोन को इंक्रीज करता है, यानी यूट्रस टाइट और फर्म हो जाता है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ब्लीडिंग जो है वो रुकने लगती है। इसी मैकेनिज्म की वजह से कार्बो पोस्टपार्टम हेमरेज के ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव माना जाता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने में भी इसका जो है यूज होता है, क्योंकि जैसे ही ये यूट्रस की मसल्स को और उसकी टोन को बढ़ा देती है, उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, तो यूट्रस के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, भले वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, भले वो प्लेसेंटा है, भले फीटस है, उन सबको ये है बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है। इसलिए ये अबॉर्ट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। अब बात करते हैं इसके डोजेस की। पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए तो सबसे पहले 250 माइक्रोग्राम्स आईएम इंजेक्शन दिया जाता है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो और डॉक्टर को जरूरत लगे तो यह डोज 15 से 90 मिनट के अंदर के इंटरवल पर रिपीट भी की जा सकती है। ठीक है, और मैक्सिमम टोटल डोज 2 मिलीग्राम यानी 8 डोजेस से ज्यादा नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपी की, मतलब अबॉर्शन की, तो उसमें भी 250 माइक्रोग्राम आईएम डोज दी जाती है। अगर आगे की डोजेस हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली या पेशेंट की कंडीशन या डॉक्टर के असेसमेंट के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड की जा सकती है। अगर एक लाइन में अगर इसकी डोजेस को याद रखना हो तो कार्बोप्रोस्ट जो इंजेक्शन है वो पीपीएच के अंदर 250 माइक्रोग्राम आईएम दिया जा सकता है और 90 मिनट के अंदर रिपीट किया जा सकता है। मैक्सिममली एक पेशेंट के अंदर 2 mg ही ओनली दिया जा सकता है, मतलब सिर्फ 8 डोजेस जो है इस इंजेक्शन की दी जा सकती है। उससे ज्यादा अगर दी गई तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करके अगर इसकी बात की जाए तो यह मेनली आईएम ही दिया जाता है, क्योंकि आईएम जो है वो डीपली जाकर मसल्स के अंदर बहुत इफेक्टिवली काम करता है। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नहीं दिया जाता, रिकमेंड नहीं करते हैं कि किसी को आईवी दिया जाए, क्योंकि आईवी देने पर इसके सीवियर कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स जो है बहुत ज्यादा नोटिस होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर सडनली चेंज हो सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। और अगर इसके एक्शन की बात करें कि इसका एक्शन कितनी देर में स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे कि नॉर्मली भी हमें पता ही है आईएम इंजेक्शन जो है जल्दी असर करना स्टार्ट करता है, तो आईएम इंजेक्शन देने के बाद 2 से 5 मिनट के अंदर यह काम करना शुरू कर देती है और इमरजेंसी सिचुएशंस में पीपीएच के लिए बहुत ज्यादा असरदार ये साबित होती है। इसके अगर इफेक्ट की बात करें तो कितनी देर इसका इफेक्ट रह सकता है, तो 1.5 से 4 घंटे तक इसका जो इफेक्ट है वो पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है। स्टोरेज की अगर बात की जाए तो ये 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखी जा सकती है, रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जा सकता है, बट इसको फ्रीज नहीं करना होता है, डायरेक्ट सनलाइट से इसे दूर रखना होता है और बच्चों की रीच तक यह ना पहुंचे ये भी ध्यान रखना होता है। अब इसके थोड़े से एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, मतलब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं कि बॉडी में ये जाकर किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो होता है। तो सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आईएम इंजेक्शन दिया जाता है तो यह बहुत रैपिडली मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये जाके यूट्राइन स्मूथ मसल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यह लंग्स और लिवर्स में होता है और किडनी के थ्रू यह बाहर निकल जाता है। इसकी अगर हाफ लाइफ की बात करें तो लगभग 8 मिनट होती है। ठीक है, यानी ब्लड में ड्रग जो है जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है, 8 मिनट्स के अंदर ब्लड में यह मेटाबोलाइज हो जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाफ लाइफ छोटी होने के बाद भी यूट्रस पर इसका इफेक्ट काफी देर तक बना रहता है, जिस वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल करने में यह और भी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2 mg 8 डोसेज से ज्यादा अगर दिया जाए या फिर अगर इसको इनप्रॉपर तरीके से दिया जाए, गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो ना की जाए, तो इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो नॉर्मली नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया
और पेट में दर्द और फीवर जैसे इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट को ठंड लग सकती है, स्किन में एकदम से रेडनेस और ऐसे वार्म सेंसेशंस वगैरह फील हो सकती हैं, और डायरिया भी इसमें मेनली कभी कभी देखा जा सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स की बात की जाए तो ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन भी, और पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक अरिथमियाज, एनाफ्लेक्सिस मतलब लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस, और सीवियर यूट्राइन हाइपर मतलब यूट्रस बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट भी इसमें हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती हैं। इसके यूजेस जैसे कि हम अभी तक डिस्कस ही करते आ रहे हैं, तो यूजेस की अगर बात की जाए तो एमटीपी के लिए यूज होता है, और पीपीएच के लिए जो ये मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा असरदार साबित होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर इसके यूजेस की बात की जाए, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कार्बोप्रोस्पो के बारे में रिसर्च लिमिटेड है, मतलब ज़्यादा कुछ इसके बारे में देखा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि यह जनरली सिंगल डोज या शॉर्ट कोर्स के रूप में ये इसकी डिलीवरी के बाद लिया जाता है, इसलिए मदर की कंडीशन स्टेबल होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग यूजुअली कंटिन्यू की जा सकती है, अगर फिजिशियन अलाउ करे तो। इसके यूजेस जैसे कि हम अभी तक डिस्कस ही करते आ रहे हैं, तो यूजेस की अगर बात की जाए तो एमटीपी के लिए यूज होता है, और पीपीएच के लिए जो ये मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा असरदार साबित होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो सेम है कि मतलब ये पीपीएच की कंडीशन में, और अबॉर्शन करवाना चाहते हैं अगर केसेस, तो पेरेंट्स, तो उस केसेस में यह दिया जा सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कार्बोप्रोस्ट किन सिचुएशंस में नहीं देना चाहिए, तो सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर किसी को पहले से इस इंजेक्शन से एलर्जी है या ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, और अगर पेशेंट को कार्डियक डिसीज है जैसे हाइपरटेंशन वगैरह का पेशेंट है तो उसमें नहीं दिया जा सकता। सीवियर लीवर डिसीज है या सीवियर किडनी डिसीज है तो उसमें यह नहीं दिया जा सकता। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस अगर पेशेंट को है, मतलब ऐसी कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हैं तो उसमें नहीं दे सकते। पल्मोनरी डिसीजेस में नहीं दे सकते। ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को यह नहीं दे सकते क्योंकि इसका एक एडवर्स इफेक्ट मेनली ब्रोंकोस्पाज्म भी है, तो अस्थमा के केसेस में भी इसको नहीं दिया जा सकता। और पेशेंट को अगर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है भी, मतलब कभी उसका बीपी जो है सडनली ड्रॉप हो जाता है, सडनली हाई हो जाता है, तो उस केसेस में भी इसको नहीं दिया जा सकता। इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो एडमिनिस्टर करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें डॉक्टर्स ऑर्डर वेरीफाई करने हैं, वाइटल साइंस चेक करने हैं, पेशेंट की हिस्ट्री जरूर लेनी है, उसकी मेडिकल कंडीशंस को देखना है, इमरजेंसी मेडिसिन को पेशेंट के पास हमें सब कुछ स्टेबल करके रखना है, प्रिपेयर करके रखना है। पेशेंट को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में हमें समझाना है, मेंटली प्रिपेयर करना है उसको। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि आईएम देना है इंजेक्शन, ये चीज हमें मॉनिटर करनी है। और पेशेंट को जब इंजेक्शन दे रहे हैं हम, तो उसके साथ साथ में कार्डियक मॉनिटर जरूर लगा के रखना है। वेजाइनल ब्लीडिंग को हमें नोट डाउन करना है कि कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, पेशेंट की सांस वगैरह तो नहीं फूल रही है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देने के बाद, इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें इसके सारी मेडिसिन वगैरह को मॉनिटर करना है, यूट्रस को मॉनिटर करना है, ब्लड लॉस कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं उसको हमें मॉनिटर करना है, और ड्रग के डोज, टाइम, रूट, पेशेंट रिस्पॉन्स को अच्छे से हमें डॉक्यूमेंट करना है। पेशेंट को हम कौन सी चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। पेशेंट एजुकेशन हम क्या दे सकते हैं। डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए यह दिया जा रहा है, ये हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। सिंपल सीधी लैंग्वेज में हमें उससे बात करनी है, ज़्यादा मेडिकल टर्म्स की हमें इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। थोड़े बहुत उसे पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, ये उसे बताना है। और नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर जैसी कंडीशन हो सकती है, ये उसे समझाना है। लेकिन अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो तुरंत हमें डॉक्टर को जो है इन्फॉर्म करना है। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे मेन तो यही है कि पीपीएच को कंट्रोल करता है, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस को यह प्रोड्यूस करता है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है, और मैटरनल ब्लड लॉस कम होता है जिससे कि मैटरनल डेथ का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, और लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में इसको माना जाता है, और अबॉर्शन के लिए भी यह बहुत अच्छी ड्रग है।
डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सीवियर हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, और डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह ये सब कुछ। और आईएम इंजेक्शन देने के बाद अच्छे से इसको मतलब मॉनिटर करना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही सिर्फ इसको लगाया जा सकता है, और इमरजेंसी होने की वजह से इमरजेंसी प्रिपरेशन करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसमें। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से इसके डिसएडवांटेजेस काउंट किए जा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक नर्सिंग टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सजेशन पर हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और स्टे हेल्दी। थैंक यू।